हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आसाम के हेमंत की है। तो इस कहानी को मैं उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और मैं करीब 10 साल से बुलडोज़र चलाता आया हूँ। ऐसे एक बार हमारे बुलडोज़र मालिक के पास एक सरकारी टेंडर आया, जो कि एक तालाब की खुदाई होनी थी। और वो तालाब की खुदाई 2 दिनों में होनी थी, यानी कि हमें पूरे पूरे दिन और पूरे पूरे रात बुलडोज़र को चलाना था। तो बुलडोज़र मालिक ने हमें नाम, पता और मोबाइल नंबर दे दिया, और वो जो लोकेशन थी वो हमारे घर से करीब 40 किलोमीटर दूर थी। बुलडोज़र पर मेरा साथी एक राजू भी था। हम दोनों को बुलडोज़र से खुदाई करनी थी। तो उस लोकेशन पर सुबह 10 बजे तक हम पहुंच चुके थे। वहां पर हमें एक कार से 2 आदमी मिले और उन्होंने हमें बताया कि कैसे खुदाई करनी है, कितनी खुदाई करनी है। इस तालाब की खुदाई हो रही थी, उसके बगल में एक खेत था। वहाँ पर हमारे लिए एक टेंट लगा दिया गया था और उस टेंट में एक चारपाई पड़ी हुई थी। तो उस आदमी ने कहा कि आप दोनों को पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात खुदाई करनी होगी, और आप लोगों के रहने के लिए हमने एक छोटा सा टेंट लगवा दिया है। खैर, मुझे और राजू को बुलडोज़र चलाने का बहुत अच्छा अनुभव हो चुका था और हम दोनों को अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले थे। तो सुबह 11 बजे से हमने खुदाई शुरू कर दी थी। इस दौरान हमारे लिए खाने पीने का भी इंतजाम हो गया था। तो 2-2 घंटे करके मैं और राजू बुलडोज़र चला रहे थे। ऐसा करते करते शाम के 6 बज चुके थे और हम लोगों ने 2 घंटे का रेस्ट ले लिया था, यानी कि हम लोगों को अब रात 8 बजे से फिर से खुदाई शुरू करनी थी। तब तक हमारे लिए रात के खाने का भी इंतजाम हो चुका था। तो वो जगह गांव से काफ़ी दूर थी और काफ़ी सन्नाटे भरी थी। उस इलाके में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो रात में गाड़ियाँ भी बहुत कम आ जा रही थी। तो रेस्ट करने के बाद रात के 8 बज चुके थे। तो मैंने अपने साथी राजू से कहा कि 12 बजे तक तुम सो लो, उसके बाद मैं सो जाऊंगा और तुम बुलडोज़र चलाना। उसने कहा ठीक है भाई, तब तक तुम चलाओ जाके। फिर राजू टेंट में चला गया और वो सोने लगा और मैंने बुलडोज़र की खुदाई शुरू कर दी थी। खुदाई करते करते रात के 12 बज चुके थे और खुदाई करते करते मेरे कमर में भी दर्द होने लगा था। मैं थोड़ा नीचे उतरा और सिगरेट पीने लगा। मैंने राजू को फ़ोन किया। उसने नींद में ही फ़ोन उठाया और कहा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर से बुलडोज़र चलाने लगा। मुझे लगा कि वो भी आता ही होगा। मैं बुलडोज़र चला ही रहा था, तभी मेरी नज़र गई शमशान घाट की तरफ, जो कि हमारे दाईं साइड में था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। मुझे वहाँ पर एक परछाई दिखी, मतलब ऐसी परछाई जो काफ़ी लंबी थी, मतलब कि वो इंसानों जैसी नहीं दिख रही थी, बहुत लंबी परछाई थी। मैंने पहली बार तो ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना वहम समझा। मैंने खुदाई जारी रखी और खुदाई कर रहा था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब राजू यहाँ पर आएगा। फिर अचानक से मेरी नज़र उस तरफ गई, तो वहाँ पर इस बार मैंने 2 परछाइयाँ देखी और मैंने वहीं पर खुदाई करनी बंद कर दी। हालांकि मेरा बुलडोज़र स्टार्ट था, लेकिन मैं खुदाई नहीं कर रहा था और मेरी नज़र दाईं तरफ उस शमशान घाट पर थी, जहाँ पर मुझे 2 परछाइयाँ दिख रही थी। ये देख के मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये सब क्या है, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं, और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। मैंने अपना ध्यान उस तरफ से हटाया और फिर से खुदाई शुरू कर दी। मैं खुदाई करने लगा, तब तक मेरे सामने थोड़ी दूरी पर एक परछाई दिखी, लेकिन मेरे बुलडोज़र की लाइट वहाँ तक नहीं जा पा रही थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है, क्योंकि आधी रात में शमशान घाट में कौन खड़ा होगा। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मन ही मन मैं भगवान का नाम लेने लगा और मैंने खुदाई बंद करके तुरंत राजू को फ़ोन लगाया। 2-3 बार मैंने राजू को फ़ोन किया। फाइनली उसने उठा ही लिया और उसने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मेरी नज़र पीछे ही थी और तब तक वो बुलडोज़र के पास आ चुका था। राजू ने कहा हेमंत भाई, अब तुम सो जाओ जाके, तब तक मैं बुलडोज़र चलाता हूँ। लेकिन मैं बहुत डरा सहमा था और मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। राजू ने पूछा क्या हुआ हेमंत भाई, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। मैंने पूरी बात राजू को बताई। राजू को मेरी बात पे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़ा सोच में ज़रूर पड़ गया था। खैर, इस बात पर हम दोनों ने ज़्यादा चर्चा नहीं की और राजू ने खुदाई शुरू कर दी थी। खुदाई करते करते अचानक राजू रुक गया और वो ठीक सामने देखने लगा। मुझे लगा कि राजू को मेरी बातों पर विश्वास हो चुका है और राजू यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोच रहा है, और वो करीब 1 मिनट तक एकाएक सामने देखता रहा। मुझे लगा कि राजू को भी कोई परछाई दिख गई है, और 1 मिनट के बाद जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने हड़बड़ा के पूछा
राजू, क्या हुआ? तू क्या देख रहा है सामने? राजू ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। राजू ने मेरी तरफ सर घुमाया और उसकी आँख की पुतलियाँ अब सफ़ेद हो चुकी थी और उसने आसाम की भाषा में कहा, ए माटी मोर मोई काको निदियो, मतलब कि ये ज़मीन मेरी है, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने राजू से कहा, भाई तू ये सब क्या बोल रहा है? ये सब सुन के मैं समझ चुका था कि राजू तो नहीं बोल रहा है और मैंने तुरंत बुलडोज़र का दरवाज़ा खोला और नीचे कूद गया और वहाँ से मैं भागने लगा। भागते भागते पास के ही गांव में मैं पहुँचा, जहाँ पे एकदम सन्नाटा था और सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। और एक घर में जाकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े बाबा निकले तो मैंने उनसे पूरी बात बताई और जैसे मैंने बताया उनको मेरी पूरी बात पर यकीन हो गया। उन बूढ़े बाबा ने 5-6 लोगों को इकट्ठा किया और हम लोग थोड़ी ही देर में बुलडोज़र के पास पहुंच गए। बुलडोज़र के पास पहुंचकर देखा तो वहाँ पर राजू नहीं था और बुलडोज़र स्टार्ट खड़ा था। मैंने उसको बंद किया और इधर उधर देखने लगा। तभी गांव के एक आदमी ने कहा कि वहाँ कोई बैठा है। मेरी नज़र शमशान घाट पर गई तो वहाँ पर कोई बैठा दिख रहा था। टॉर्च लेकर हम शमशान घाट के पास पहुँचे सभी लोग, तो देखा राजू बीचों बीच शमशान घाट में बैठा हुआ है। मैंने राजू से कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? उस तरफ से आवाज़ आई, ए माटी मोर, मतलब ये ज़मीन मेरी है। बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारी ज़मीन है, कोई नहीं इसे लेगा, लेकिन इसे छोड़ दे, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। गांव के 4 लोगों ने राजू को पकड़ लिया और पकड़कर गांव लेकर आए। रात के करीब 2 बज चुके थे। उन बूढ़े बाबा ने एक झाड़ा करने वाले बाबा को बुलाया और गांव में भीड़ लग चुकी थी। एक मंदिर के चबूतरे पर सब लोग बैठ गए तो झाड़ा करने वाले बाबा ने कहा, छोड़ दे इसे, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। उधर से एक ही आवाज़ आई, ए माटी मोर। झाड़ा करने वाले बाबा ने समझाया कि तुम्हारी ज़मीन कोई नहीं लेगा, लेकिन इसे छोड़ दे, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद बाबा ने भभूत निकाली और उसके माथे पर लगाया और कुछ मंत्रों को पढ़ा। इतनी देर में राजू बेहोश हो चुका था। जब राजू को होश आया तो उसे पता ही नहीं था कि वो यहाँ कैसे आ गया। और बाबा ने राजू को एक तावीज़ दी और राजू से कहा, इसको कभी मत उतारना। खैर, राजू अब ठीक हो चुका था। फिर उन बूढ़े बाबा ने बताया कि एक आदमी रहता था यहाँ पर, जिसकी ज़मीन किसी ने अपने नाम धोखे से करवा ली थी। उसने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया। जिस आदमी की ज़मीन धोखे से हथिया ली गई थी, उसने सदमे में आकर सुसाइड कर लिया था। तब से उसकी आत्मा उस जगह पर भटकती रहती है। और सुबह के 8 बजे मैं और राजू अपने घर के लिए निकल गए। फिर हमने बुलडोज़र मालिक को पूरी बात बताई। फिर उस रात के बाद मैंने कभी बुलडोज़र नहीं चलाया।